चैप्टर 1371 दी फ्लावर आधा फूल। झांग यी ने जब उन दोनों युवकों को मार गिराया, वो तुरंत वहां से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर छिपने की सोचने लगा। वैसे भी झंग वायु और बाकी लोग जब तीन आंखों वाली जनजाति के टेरिटरी में पहुंचेंगे तो डेफिनेटली कुछ न कुछ एक्शन होगा। और उनके पास झांग यी जैसा एलियन स्पेस नहीं है जहां वो इतने सारे लोगों को कैरी कर सके। उनकी टीम काफी बड़ी है और चांसेस ज्यादा है कि तीन आंखों वाले उन्हें डिटेक्ट कर लेंगे। तो बेस्ट यही रहेगा कि वो पहले तीन आंखों वाली जनजाति की ताकत का सामना करें और फिर झंगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिएक्ट करे। अब जाकर स्पेस बेस्ड एलियंस का असली फायदा दिखा। वो ना तो खाना लेकर घूमने की चिंता करता है, ना ठहरने की। जायंट रेस की दुनिया में लिटरली कोई भी किसी चूहे के बिल में आराम से छिप सकता है। अगर तीन आंखों वाले लोग चाहे भी तो उन्हें झंगी को ढूंढना आसान नहीं होगा। झांगी वापस मुड़ ही रहा था, तभी उसे अचानक ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसे इंटेंस नजरों से घूर रहा है। उसने भौहें सिकोड़ते हुए हाथ में डिवाइन जस्टिस स्वॉर्ड पलटी, जिससे एक शार्प ठंडी रोशनी चमकी। कौन है? उसने उस डायरेक्शन में देखा जहां से निगाहें महसूस हो रही थी। कूड़े के ढेर के पीछे से एक छोटा सा सिर बाहर निकला। वो कोई 14 से 15 साल की लड़की थी, भूरे मैले कपड़ों में लिपटी हुई, उलझे बाल और चेहरा कुछ अजीब सा। झंगी के एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका चेहरा डिस्प्रपोर्शनेट था। आंखें छोटी, नाक छोटी और मुंह बड़ा। झंगी ने सोचा, अगर ये लोग एंशिएंट डीमन एम्पायर के उन गुलामों की संतानें हैं जिन्हें बलि दी जाती थी, तो अंडरग्राउंड दुनिया में हजारों साल रहने के बाद म्यूटेट होना टोटली नेचुरल है। उसका पहला इंस्टिंक्ट था एलिमिनेट हर। आखिर उसने झांग यी को उन दो तीन आंखों वाले युवकों को मारते हुए देखा था, लेकिन फिर उसने ये आइडिया छोड़ दिया, क्योंकि यहां ह्यूमंस बेसिकली कैटल या लाइफ स्टॉक की तरह ट्रीट किए जाते हैं, एक खाद्य जाति। इस लड़की के पास तीन आंखों वाले लोगों को जाकर रिपोर्ट करने की ना कैपेबिलिटी है, ना रीजन, और इवन इफ शी डज, चांसेस है कि कोई उसकी सुने ही ना। और सबसे जरूरी बात, अब झंग यी कुछ भी कर सकता है, वो लोग उसे पकड़ नहीं सकते। सो उसने डिसाइडेड किया कि इग्नोर करता है और क्वाइटली निकल जाता है। लेकिन तभी लड़की ने उसकी तरफ देखा, फिर जमीन पर पड़ी तीन आंखों वाले युवक की लाश की तरफ। उसकी आंखों में एडमिरेशन था। वो कूड़े के ढेर के पीछे से बाहर आई और झंग यी से कुछ बुदबुदाई। बुद्धिमान सिस्टम ने तुरंत ट्रांसलेट किया। वो कह रही है, तुम बहुत पावरफुल हो, तुमने तीन आंखों वालों को मारने की हिम्मत की। झंग यी ने ओरिजिनली इसे इग्नोर करने का सोचा था, लेकिन फिर उसके माइंड में एक आइडिया आया। वो अभी अभी इस दुनिया में एंटर हुआ है और उसे लोकल सिचुएशन की नॉलेज चाहिए। थ्री आइड ट्राइब से तो वो कम्युनिकेशन कर नहीं सकता, बट ह्यूमन डायलेक्ट को उसका सिस्टम समझ सकता है। सो उसने लड़की की तरफ देखा, कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से भगदड़, गाली ग्लौज और डरावनी चिल्लाहटें सुनाई दी। और फिर उसे कुछ फेमिलियर गनफायर की आवाजें सुनाई दी। उसका कॉम डिवाइस वाइब्रेट हुआ और उसमें से दूसरे ह्यूमन सोल्जर्स की आवाजें आने लगी। कोई है आसपास? जल्दी मदद करो, ये तीन आंखों वाले भूतनी के पीछे पड़ गए हैं हमारे। झंगी इंस्टेंटली समझ गया, ये दूसरे ह्यूमन एलियन स्क्वाड होंगे जिनकी किसी तरह यहां इनसे भिड़ंत हो गई है। इमेजिन करो, आप एक सिविलाइज्ड एलियन सिटी में हो और वहां अचानक बंदूक के लिए वाइल्ड बिल्लियों का ग्रुप घूम रहा हो। अथॉरिटीज डेफिनेटली एक्शन लेंगी। चांसेस है कि उन्होंने इस जगह पर इंसानों को मरे हुए देखा होगा और फिर अटैक कर दिया होगा। अब तो ये एक हंट बन गई है। झंग यी ने गहरी सांस ली और सिर हल्का झुकाया। अभी वो उन लोगों की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने कुछ भी रिवील किया तो ये तीन आंखों वाले पावरफुल बीइंग्स अलर्ट हो सकते हैं। झांग यी ने जब उन दोनों थ्री आइड युवकों को मार दिया, वो तुरंत वहां से निकलकर किसी सेक्लूडेड जगह पर हाइड करने का प्लान बनाने लगा।
वैसे भी झंगवायु और बाकी लोग जब इस जाइंट सिटी में एंटर करेंगे तो शुरली कुछ न कुछ एक्शन होगा। उनके पास झंग यी जैसा पोर्टेबल एलियन स्पेस भी नहीं है, सो अपनी पूरी टीम कैरी नहीं कर सकते, और टीम बड़ी होने की वजह से 3 आंखों वाले लोग इजीली उन्हें ट्रेस कर सकते हैं। तो फिलहाल का बेस्ट प्लान यही था, उन्हें ही पहले सामने लाकर 3 आइड ट्राइब की स्ट्रेंथ टेस्ट करने दो। अब जाकर स्पेस बेस्ड एलियंस का असली बेनिफिट दिखा। न खाना साथ लेकर घूमने की टेंशन, न शेल्टर की। इस दिग्गजों की दुनिया में इंसान लिटरली एक माउस की तरह है, तो किसी भी माउस होल साइज जगह में आराम से छिपा जा सकता है। लेकिन तभी झांग यी को फील हुआ जैसे कोई उसे इंटेंस नजरों से देख रहा है। उसने डिवाइन जस्टिस स्वॉर्ड पलटी, जो इंस्टेंटली ठंडी नीली रोशनी में चमक उठी। कौन? जैसे ही उसने वो डायरेक्शन चेक की, उसे कूड़े के ढेर के पीछे से एक छोटा सा सिर झांकता दिखा। एक 14 से 15 साल की लड़की थी, गंदे भूरे कपड़ों में लिपटी, उलझे बाल और कुछ अजीब फेशियल फीचर्स। झंग यी के स्टैंडर्ड से उसका चेहरा काफी अनयूजुअल था। छोटी आंखें, छोटा नाक और डिस्प्रपोर्शनेट बड़ा मुंह। उसे इंस्टेंटली समझ आया, अगर ये लोग कभी एंशंट डीमन एम्पायर के मानव बलिदान वाले गुलामों की डिसेंडेंट्स हैं, तो अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट में जेनेटिक म्यूटेशन बिल्कुल नेचुरल है। उसका पहला इंस्टिंक्ट था एलिमिनेट दी विटनेस, क्योंकि उस लड़की ने उसे 2 3 आइड युवकों को मारते हुए देख लिया था। लेकिन फिर उसने रुककर सोचा, यहां ह्यूमंस बेसिकली एक फूड स्पीशीज है, 3 आंखों वाले उसे सीरियसली नहीं लेंगे। और वैसे भी झंग यी को अब कोई छिपाने की जरूरत नहीं। वो जाने ही वाला था कि लड़की ने जमीन की ओर देखा, फिर लाश की ओर, और फिर एडमिरेशन से झंग यी को देखा। वो बाहर आई और कुछ बोली। इंटेलिजेंस सिस्टम ने ट्रांसलेट किया, तुम इतने पावरफुल हो कि तुमने 3 आंखों वालों को मार डाला। झंग यी पहले तो इग्नोर करने वाला था, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ, मे बी ये लड़की यूजफुल हो। उसे इस दुनिया की इंटेल चाहिए, और 3 आंखों वालों से बात करना फिलहाल पॉसिबल नहीं। जैसे ही उसने कुछ कहने की सोची, दूर से कुछ गन फायर और कॉम डिवाइस पर जान पहचान की ह्यूमन वॉइसेस आने लगी। कोई है आसपास? हेल्प करो, ये 3 आंखों वाले हमारे पीछे पड़े हैं। झंग यी को इंस्टेंटली समझ में आ गया कि कुछ एलियन टीम्स और लोकल्स के बीच एनकाउंटर हुआ है। अब वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसे पावरफुल 3 आंखों वालों को अलर्ट नहीं करना। तभी वो लड़की धीरे से उसकी बाह पकड़ने बढ़ी। झंग यी ने तुरंत कुछ कदम पीछे हटकर खुद को अलग किया। लड़की रुक गई, फिर बोली, 3 आंखों वाले इंसानों को पकड़ रहे हैं, मैं तुम्हें छिपा दूंगी। उसने झंग यी के कपड़े और इक्विपमेंट देख लिए थे और समझ गई कि ये ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। झंग यी को भी क्यूरियोसिटी हुई, इन जायंट्स की दुनिया में इंसान कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। लड़की उसे एक मेज जैसी पाथ पर लेकर चली, गली, सीवर, ड्रेन से गुजरते हुए एक दीवार में बने टनल तक। वो टनल झंग यी को बड़ी लगी, लेकिन इस दुनिया के स्केल पर वो एक चूहे का बिल ही था। उसने अपने सिस्टम को बोला, नाइट विजन मोड ऑन करो। सिस्टम एक्टिवेटेड। लाइट लेवल्स ऑटो एडजस्ट कर दिए गए हैं। अब उसे साफ दिखने लगा। वो एक गुफा जैसी जगह थी, शायद किसी एंशिएंट बिल्डिंग के नीचे। अंदर मल्टीपल टनल्स थे और एक स्ट्रक्चर्ड अंडरग्राउंड नेटवर्क जैसा लग रहा था। गुफा के अंत में एक छोटा सा कमरा मिला, जिसमें कुछ काला फल, पत्ते, सब्जियां और अजीब सा मांस रखा था। गंध बहुत अच्छी नहीं थी, शायद गार्बेज से उठाया गया हो। लड़की ने झंग यी को एडमायर करते हुए बैठने का इशारा किया। झंग यी बैठ गया। क्या आप भगवान के भेजे गए दूत हो? लड़की की आवाज में प्योर बिलीफ था। झंग यी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसकी आंखें चमक उठीं और वो जमीन पर झुककर बोली, मास्टर शेंशी, मुझे यहां से निकाल लो। झंग यी ने कामली कहा, मैं अभी अभी यहां आया हूं। पहले मुझे समझाओ यहां क्या हो रहा है। लड़की ने उसे सब बताया। उसका नाम हुआ है।
वो एक वाइल्ड ह्यूमन है जो बाड़ फांद कर भाग निकली है। यहाँ ह्यूमंस दो टाइप के हैं, पेट ह्यूमंस और वाइल्ड ह्यूमंस। कुछ को सिर्फ खाना बनाने के लिए रेज किया जाता है। कुछ ह्यूमंस के हाथ काम के होते हैं, जैसे छोटा मोटा क्राफ्ट्स बनाना, टूल्स तैयार करना। बाकी जो जंगल में छिपकर सर्वाइव करते हैं, उन्हें फूल कहा जाता है। ये फूल अंधेरे कोनों में रहते हैं, स्कैवेंजर की तरह सर्वाइव करते हैं। थ्री आइड जायंट्स कभी भी इन्हें कुचल सकते हैं। इनकी जान घास से भी सस्ती मानी जाती है। चैप्टर 1372, टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। शी के साथ कॉन्वर्जेशन के दौरान झंग यी को इस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के बारे में कई नई बातें पता चली। इस देश का नाम है नैश, और यहाँ की सत्ता 3 आंखों वाले दिग्गजों के हाथ में है। इंसान यहाँ सिर्फ पालतू जानवर हैं, जिनका कोई हक नहीं और जिन्हें जब चाहे मारा या खा लिया जाता है। जहां तक और जानकारी की बात है, शी बहुत लो टियर ह्यूमन है और उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। वो अपनी पूरी जिंदगी इसी सेक्टर में रही है। बाहर की दुनिया कैसी है उसे उसका कोई अंदाजा नहीं। फिर भी एक कहानी हर इंसान में प्रचलित है, मानव देवता धर्म की कथा। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वज स्वर्ग से आए थे और एक दिन कोई मानव देवता वापस आएगा और हमें बचाएगा। शी की आंखों में आंसू थे जब उसने झंग यी को देखा, जैसे मानो वही देवता आ चुका हो। झंग यी ने कुछ देर सोचकर पूछा, क्या यहां के लोग बहुत पावरफुल हैं? आई मीन, कोई 3 आंखों वाला देवता, जैसे कोई जो उड़ सकता हो या किसी घर को एक झटके में पलट सकता हो? शी ने अपनी बड़ी आंखें झपकाई और बोली, आप शायद वू क्यूई के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? झंग यी मुस्कुराया। वू क्यू थोड़ा ड्रामेटिक नाम नहीं है। तभी इंटेलिजेंस सिस्टम ने सॉफ्टली इंटरप्ट किया। मैंने ट्रांसलेशन को आपकी समझ के हिसाब से सिंप्लीफाई किया है। संभव है कि लड़की ने कोई और कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया हो। झंग यी ने अपनी बाहें मोड़ ली और क्यूरियोसिटी से पूछा, बताओ, ये वू क्यूई कौन है? शी बोली, 3 आंखों वाले कबीले में कुछ रेयर लोग ऐसे पैदा होते हैं जिनमें खास साधना की एबिलिटी होती है। वो वॉरियर्स बनते हैं, बेहद ताकतवर। वो लोग पत्थरों को तोड़ सकते हैं और लेजेंड्स तो कहते हैं कि एंशिएंट वॉरियर्स नदियां मोड़ सकते थे, पहाड़ हिला सकते थे, समंदर भर सकते थे। झंग यी ने ध्यान से मेन पॉइंट निकाला। तुम कहना चाहती हो कि ये सब पास्ट में था और अब शायद एक्सटिंक्ट है? इस लॉजिक को सुनकर झंग यी इंटरनली कंपेयर करने लगा। असल में मार्शल आर्टिस्ट्स और एलियंस एक ही स्पेक्ट्रम के बीइंग्स हैं, बस अलग मेथड्स हैं। इनके यहां पावर ट्रेनिंग को कहते हैं चेन रिपेयर, लेकिन वो बेसिकली वैसा ही सिस्टम है जैसा ह्यूमन वर्ल्ड में है। साइंटिफिक कल्टिवेशन, बस रास्ता अलग। शी ने सिर हिलाया। मुझे पास्ट की बातों का तो नहीं पता, लेकिन वो पॉज हुई, फिर धीरे से बोली, पिछले 2 सालों में अचानक बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स दिखाई देने लगे हैं। मैंने सुना है कि कुछ नोबल्स ऐसे हैं जिनके पास पुराने वॉरियर लेवल्स तक पहुंचने की पोटेंशियल है। पिछले 2 साल। झंग यी चौंक गया। वेट, इजंट दैट एग्जैक्टली द टाइम जब दुनिया में अपोकलिप्स शुरू हुआ? उसे अब लगने लगा कि ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड इस पूरे बदलाव का ओरिजिन पॉइंट नहीं है, बल्कि एक्सटर्नल कॉस्मिक इवेंट्स जैसे फाइनल एंजल का अराइवल ही असली वजह है। इन लोगों ने बस उस कॉस्मिक चेंज का अर्ली सिग्नल पहले ही पकड़ लिया और वो अब उसे लेवरेज कर रहे हैं। हिस्ट्री में शायद इनका इससे पहले भी सामना हुआ हो। इसीलिए नैश कंट्री में ये पावर्स को मार्शल टैलेंट की तरह एक्सप्लेन करते हैं। झंग यी ने सोचा, मानवों का सुपर पावर रिसर्च हमेशा से चल रहा है, लेकिन ब्रेक थ्रू तब आया जब मोरोको ने दुनिया में एलियन सीड्स फैलाए। अब सब एलियंस अचानक दुनिया की नजरों में आ गए। झांग यी को अब पूरा यकीन हो गया था, ये यात्रा बेकार नहीं थी। उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझ आया और शायद दुनिया के अंत से जुड़ी सच्चाई भी यही कहीं छिपी थी। अब उसके दिमाग में एक अहम सवाल था, देवताओं या बलिदानों की आत्माओं की शक्ति का स्रोत आखिर है क्या?
उसके दानव साम्राज्य ने तो डिवाइन एनर्जी का एक अंश हासिल किया था। यहां तक कि नैश साम्राज्य, जो सिर्फ एक अधीन राज्य था, वो भी ऐसी ताकत हासिल कर पाया। तो फिर ये डीमन अबिस तो और भी खास होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हुआ की ओर देखा और पूछा, हुआ, क्या तुम्हें यहां कोई वेदी या ऑल्टर जैसी जगह पता है? कुछ ऐसा जहां बलि दी जाती हो? शायद पिरामिड जैसी आकृति। उसने हाथ से आकार भी दिखाया, क्योंकि झंग यी ने इससे मिलती चीजें किनलिंग पर्वत और दानव साम्राज्य में देखी थी। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो डिवाइन एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हुआ ने बिना समय गवाए जवाब दिया, तुम पवित्र आत्मा मंदिर की बात कर रहे हो ना? क्या तुम बाहर जाकर उसे नहीं देख सकते? झांग यी थोड़ा हैरान हुआ। मतलब, मैं अभी बाहर निकलते ही उसे देख सकता हूं? हुआ ने उसे सावधानी से बाहर की ओर चलने का इशारा किया। जब वो गुफा से बाहर आए, उसने आसमान की ओर इशारा किया। देखो, क्या वो यही नहीं है? झंग यी ने सिर उठाया और ऊपर देखा। नैश साम्राज्य एक विशाल खाई की दीवारों पर बसा था, लेयर दर लेयर, ऊपर से नीचे तक। और कोई नहीं जानता था कि इसकी आखिरी मंजिल कहाँ है। सफर को आसान बनाने के लिए 3 आंखों वाले लोगों ने बड़ी बड़ी चट्टानों पर पत्थर के संकरे पुल बना दिए थे, जैसे जाल बुन दिया हो, एक दूसरे में उलझे हुए। और उन्हीं के बीच खाई की सबसे ऊंची मंजिल पर खड़ा था एक काला विशाल टॉवर, जो पहाड़ जैसा लग रहा था, इतना ऊंचा कि बादलों से भी ऊपर तक जाता था। यहां तक कि झांग यी जब पहले उड़कर आया था, तब भी वो इस टॉवर को नहीं देख पाया था। गुंबद के नीचे गहरे बादल फैले हुए थे, लाल नहीं बल्कि हल्के बैंगनी रंग के। वो स्ट्रक्चर दिखने में 9 मंजिला डीमन टावर जैसा था, लेकिन ज्यादा लेवल्स वाला और टाइमबॉर्न लग रहा था। झांग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, लगता है यही है वो जगह, यही वो टॉवर हो सकता है जिसका कनेक्शन है डिवाइन पावर से, और शायद उसकी इस पूरी यात्रा का मकसद भी। ये पहली बार था जब वो अंडरवर्ल्ड में इतनी गहराई तक आया था। किनलिंग माउंटेन और जिंगडाओ डब्ल्यूग्यू में तो वो बस सतह से टकराया था। हुआ ने बताया, ये पवित्र आत्मा मंदिर है, नैश का राजा वही रहता है। राजा? झांग यी को याद आया, यहां अभी भी एक राजशाही व्यवस्था है। मार्शल आर्ट के चलते हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने में लगा रहता है, और सिर्फ सबसे ताकतवर लोगों को ही ऊंचा स्टेटस मिलता है। इस वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी अब भी हजारों साल पीछे है। अगर कोई नया आइडिया भी लाता है तो लोग उसे जोक समझकर रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, झांग यी ने सोचा, अब देखना होगा कि संगजिया टेम्पल वाले क्या करते हैं। मुझे नहीं लगता वो लोग चुप बैठेंगे। उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने हुआ को वापस गुफा में भेजा। रहने का माहौल काफी खराब था, तो झंग यी ने एलियन स्पेस से एक आरामदायक स्पंज गद्दा और ढेर सारा खाना निकाल दिया। जब हुआ ने ये सब देखा, हवा से इतनी सारी चीजें बाहर आती हुई, वो हैरानी में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और चिल्लाई, भगवान का दूत। झंग यी ने थोड़ी देर उसे समझाया, फिर वहां से निकल गया। अब उसे यांग शीन शीन और बाकियों से संपर्क करना था, देखना था कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है। गुफा में हुआ धीरे से स्पंज गद्दे पर बैठ गई और नीचे की नरमी को महसूस कर उसने खुशी से खुद को उस पर लपेट लिया। चैप्टर 1373 थ्री आइड सोल्जर्स। झंग यी अब विशाल शहर की ऊपरी मंजिल तक पहुंच चुका था। उसने एक ऊंची जगह से शहर को देखा ताकि वो चारों ओर की हलचल पर नजर रख सके। साथ ही यांग शिंगसिन और बाकी टीम से कनेक्ट भी कर रहा था। उसे इंतजार था कि अंडरटेकर या कोई और टीम पहले कदम उठाए, और जैसे ही वो लोग कुछ बड़ा करेंगे, निश्चित ही पूरे शहर का ध्यान उनकी ओर जाएगा। और जैसा कि सोचा था, उसे जल्द ही एक सुराग मिल गया। शहर वाकई बहुत बड़ा था। जब झंग यी पहली बार आया था,
तो शॉक की वजह से उसने बहुत कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन अब वो शांत था और उसने देखा कि सड़कें पूरी तरह से आर्मोर पहने 3 आंखों वाले सैनिकों से भरी थी। वे पेट्रोल पर थे, भारी हथियारों के साथ। कुछ गड़बड़ तो हो चुकी थी। और तभी उसे करीब 10 किलोमीटर दूर से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला, कुछ ह्यूमन सोल्जर्स से। स्विश! झंग यी ने बिना देर किए टेलीपोर्ट किया। वो उस जगह पहुंचा जहां ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म में कुछ सोल्जर्स अपने मेन ग्रुप से बिछड़ गए थे और अब शहर की गलियों में टीममेट्स को ढूंढ रहे थे। उनकी नजर एक शॉकिंग सीन पर पड़ी। कुछ 3 आंखों वाले लोग इंसानों को खा रहे थे। पहले तो वो सिर्फ गुस्से में आए, लेकिन उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया क्योंकि वो अभी भी अजनबी टेरिटरी में थे और उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। लेकिन इन यूनिफॉर्म पहने ह्यूमंस की प्रेजेंस जल्दी ही बाकी शहरवासियों की नजरों में आ गई। 3 आंखों वाले विशाल प्राणी क्यूरियोसिटी से उनकी तरफ देखने लगे, मानो कोई अजूबा देख रहे हों। और फिर उनके बीच बातें शुरू हो गई। हाँ, वहां इतने सारे अजीब चूहे क्यों घूम रहे हैं? लगता है किसी अमीर का पेट कलेक्शन है। इन्हें तो कपड़े भी पहनाए गए हैं। हाँ, अमीर लोग तो अब अपने जानवरों को भी सोल्जर्स की तरह ड्रेस कर रहे हैं। इनका मालिक कहीं पास ही होगा, है ना? इतना क्यूट है ये, जरा मैं भी पकड़ कर देखूं। एक महिला मुस्कुराई और एक सोल्जर को पकड़ने की कोशिश की। सोल्जर्स ने ये सब देख एकदम चौकसी बढ़ा दी। भाषा बैरियर के कारण वो कंफ्यूज थे कि ये हमला है या प्लेफुलनेस। ये लोग हमसे क्या चाहते हैं? एक सोल्जर ने टेंस होकर कहा। वो तेजी से पीछे हट गया और उस महिला का चेहरा गुस्से से भर गया। छोटे से कीड़े, भाग क्यों रहे हो? पीछे खड़ा एक पुरुष हंसता हुआ बोला, मैं पकड़ने में तुम्हारी मदद करता हूं। उसने स्लीव्स चढ़ाई और अपने बड़े हाथ से सोल्जर की ओर झपटा। इन दुश्मनों को मार डालो, एक सोल्जर ने चिल्लाया। उन्हें अब लगा कि हमला कंफर्म है और अगर वो पकड़े गए तो उन्हें पेट बनाकर किसी केज में बंद कर दिया जाएगा। सोल्जर्स ने तुरंत सामने खड़े 3 आंखों वाले लोगों पर राइफल्स तान दी। दा 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 ऑटोमेटिक राइफल से आग निकली और गोलियों की बारिश होने लगी। एक 3 आंखों वाला आदमी जोर से चिल्लाया। उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर पर सैकड़ों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। गोलियां उसके शरीर में घुस गई, लेकिन वो अब भी खड़ा था। यह डैमेज उसके मैसिव बॉडी को सीरियस नहीं लगा, लेकिन पेन बहुत था। इसके बाद बाकी सोल्जर्स ने चारों ओर मौजूद हर 3 आंखों वाले को डेंजर मानकर गोली चलानी शुरू कर दी। पूरी भीड़ घबरा गई। कई लोग दर्द में चिल्लाते हुए भाग गए। बॉस, एक सोल्जर चिल्लाया, हमारी बंदूकें इन पर असर ही नहीं कर रही। ये सब स्पॉन्टेनियस नहीं था। इन 3 आंखों वाले जायंट्स की बॉडीज इतनी बड़ी है तो नेचुरली उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी इनक्रेडिबली टफ होती है। मांस, हड्डियां, स्किन, ऑर्गन्स, सब कुछ हाई प्रेशर सह सकते हैं। इनके सामने नॉर्मल गन्स ऑलमोस्ट यूजलेस है। गोली बदलो, कमांड आया कप्तान की हैवी आवाज में। वो एक बॉल्ड आदमी था, बड़ी बियर्ड वाला। उसने तुरंत सभी को हाई पावर राउंड्स फायर करने के लिए कहा और फिर देखा गया रिजल्ट। अब सोल्जर्स ने स्पेशल एक्सप्लोसिव राउंड्स यूज की, जो एक तरह से मिनी ग्रेनेड्स की तरह काम करती है। पफ! एक गोली सीधे एक 3 आंखों वाले के घुटने में लगी और उसका घुटना लिटरली उड़ गया। यस, इट्स वर्किंग, कप्तान चिल्लाया। लड़ते रहो, ये सब मॉन्स्टर्स है। इनमें से किसी एक को गिराना भी जीत है। झंग यी दूर से देख रहा था और धीरे से उसने सिर हिलाया। वीक है ये लोग, उसने सोचा। टीम की ताकत काफी लिमिटेड थी। कैप्टन का क्वालिफिकेशन इंडेक्स मुश्किल से 6000 के ऊपर था और बाकी में कुछ तो नॉर्मल ह्यूमन सोल्जर्स थे। उनके लिए यही बेहतर होता अगर वो छिपते और रीइंफोर्समेंट का इंतजार करते, लेकिन इंस्टेड वो खुले में आ गए थे। मतलब ये तो खुद मौत को इनवाइट करना हुआ।
और जैसा एक्सपेक्टेड था, उनकी डिस्टर्बेंस ने जल्दी ही आर्मोर्ड 3 आंखों वाले सैनिकों का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया। करीब 1 दर्जन हेविली आर्मोर्ड जायंट्स उनके सामने आ गए, तलवारें और एनर्जी वेपन्स लेकर। उन्होंने जब इन ह्यूमंस को देखा तो ऐसा लगा जैसे बिल्ली ने चूहे को देख लिया हो। ओहो, कुछ नए चूहे मिल गए। जल्दी मत करो, आराम से एंजॉय करो। मुझे 2 देना, बॉस। हेयरलेस चूहे जो बो एंड एरो चला सकते हैं। हाउ क्यूट। हाँ, मेरी बेटी को भी एक चाहिए। धीरे धीरे वो सोल्जर्स को घेरने लगे और बुलेट्स उनकी आर्मोर पर टकटक कर बाउंस हो रही थी। उनके चेहरों पर खतरनाक मुस्कान थी। अब ह्यूमन सोल्जर्स के चेहरे पर पैनिक साफ दिखने लगा। अगर बंदूकें ही बेअसर हैं, तो लड़ाई कैसे करें? कप्तान ने देखा कि उसकी टीम का मरैल टूट रहा है, तो उसने फास्ट एक्शन लिया। उसने अपनी बेल्ट से 2 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स निकाले और सामने खड़े जायंट पर फेंक दिए। 3 आंखों वाला वॉरियर थोड़ा कंफ्यूज था। उसे ये स्मॉल वीक क्रीचर्स ऐसे खतरनाक टॉयज क्यों फेंक रहे हैं, समझ नहीं आया। उसने डिफेंस भी नहीं लिया, बस काम होकर अपनी चेस्ट तान दी। बूम! अ पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। डस्ट और स्मोक चारों तरफ फैल गई। ह्यूमन सोल्जर्स ने उम्मीद भरी निगाहों से धुंध में देखा। क्या वो मरा? लेकिन जैसे ही धुंध छंटी, उनके चेहरे का कलर उड़ गया। वो 3 आइड वॉरियर अब भी जिंदा था। उसका आर्मोर थोड़ा जला हुआ था, क्लोथ्स फटे हुए थे, लेकिन बॉडी पर कोई सीरियस इंजरी नहीं। बस उसकी ग्लोइंग रेड आइज अब गुस्से से जल रही थी। तू मर जा, रैट। उसने अपने हाथ में एक भारी मेटल रॉड उठाई और पूरे जोर से ह्यूमन सोल्जर्स की तरफ फेंकी। बूम! ग्राउंड फट गया। नीला पत्थर चकनाचूर हो गया। भले ही सोल्जर्स समय रहते बच गए, लेकिन फ्लाइंग डेब्री ने कई को घायल कर दिया। वो लोग वर्दी में थे, फिर भी इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था कि कई सोल्जर्स जमीन पर गिरकर खून थूकने लगे। समझ नहीं आता कि इतने नीच प्राणी ह्यूमंस के खिलाफ लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। 3 आंखों वाले एक और सैनिक ने कहा। उसके हाथ में एक बड़ी टोंग टाइप वेपन थी और दूसरी में क्लॉथ सैक। वो घायल सोल्जर्स को उठा उठाकर सैक में डालने लगा, जैसे कचरा इकट्ठा कर रहा हो। चैप्टर 1374, चेंज इन द नेशन ऑफ नयेश। ह्यूमैनिटी के बेस्ट ट्रेन्ड सोल्जर्स, एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स, जिनमें से आधे से ज्यादा एलियंस हैं, लेकिन जैसे ही वो नयेश नेशन के आम सैनिकों से टकराए, उनकी हालत किसी हेयरलेस रैट जैसी हो गई, वीक और एम्बैरेसिंग। पावर के सामने उनकी हाईटेक गन्स भी यूजलेस थी और उनके वॉरियर्स अपनी ही बंदूकों से भी कमजोर लग रहे थे। सोचिए, ये 3 आंखों वाले क्रीचर्स छोटे या मीडियम साइज डायनासोर से लड़ सकते हैं, और जो एलीट एलियंस इनमें से वॉरियर्स माने जाते हैं, दे कुड प्रोबेबली किल अ टाइनोसोरस रेक्स सोलो। बहुत जल्दी पूरी ह्यूमन टीम को ब्रेक कर दिया गया, या यूं कहो, उन्होंने एक्चुअल में हारी ही नहीं, क्योंकि सामने वाले ने तो लड़ाई को कभी सीरियस लिया ही नहीं था। ये तो बस पेस्ट कंट्रोल जैसा था। मानव सैनिकों को जगह जगह पर लिटरली कुचलकर मारा गया, फिर क्लॉथ सैक्स में डालकर गार्बेज की तरह फेंक दिया गया, क्योंकि 3 आंखों वाले लोग सोचते हैं ये वाइल्ड बॉल्ड रैट्स डिजीज फैलाते हैं। कैप्टन चेंग ले अपनी टीम को मरते देख रहा था। एक एक करके सब उसके सामने गए। उसकी आंखें खून से भर गई थी। उसने अपने हाथ से यूजलेस गन फेंक दी, कमर से एक कॉम्बैट नाइफ निकाला और सामने खड़े 3 आंखों वाले सिपाहियों की तरफ दौड़ पड़ा। वो 10 मीटर ऊपर उछला और सीधे एक सैवेज स्ट्राइक से सोल्जर की गर्दन पर वार कर दिया। 3 आंखों वाला सैनिक शॉक में आ गया, जैसे कोई इंसान अचानक देखे कि चूहा उसके चेहरे पर कूद गया है। लेकिन उसकी घबराहट में डर नहीं, बल्कि डिस्गस्ट था। दूर हट जा, गंदे कीड़े। उसने गुस्से में अपना हाथ घुमाया चेंग ले को दूर फेंकने के लिए, लेकिन जैसे ही उसका हाथ चेंग के कॉम्बैट ब्लेड से टकराया, क्रैक!
एक बड़ा हाथ कटकर गिर गया। आ! 3 आंखों वाला सोल्जर दर्द में चिल्ला उठा। उसकी रिस्ट्स पर कोई आर्मो नहीं था, और जब सामने वाले का पावर लेवल 6000 प्लस हो तो खून बहना तय है। चेंग जमीन पर गिरा, लेकिन उसने रुकने की जगह स्पीड से दोबारा जंप मारा और सोल्जर की एंकल पर जोरदार स्ट्राइक मारी। 3 आंखों वाला वॉरियर लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। आसपास जो सोल्जर पहले मजाक कर रहे थे, अब उनके चेहरे बदल चुके थे। सीम्स लाइक ये रैट डेंजरस है, किल इट नाउ। पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। चेंग लाइटनिंग की तरह दौड़ रहा था। एक पल में वो एक वुंडेड सोल्जर के पास पहुंचा और नाइफ से उसकी गर्दन कट कर दी। स्विश, पफ, खून का झरना निकल पड़ा। 3 आंखों वाला सोल्जर स्ट्रगल करता रहा और फिर मोशनलेस हो गया। डैम दीज रैट्स। बाकी सोल्जर्स बुरी तरह फ्यूरियस हो गए। उन्हें एक बॉल्ड रैट द्वारा मारे गए अपने साथी की मौत पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने गुस्से में अपने हथियार जमीन पर दे मारे। फ्लोर लिटरली ब्रेक हो गया, लेकिन चेंग अब अनस्टॉपेबल था। वो अपने छोटे साइज को एडवांटेज की तरह यूज कर रहा था। उलझे हुए डजन से ज्यादा सोल्जर्स के बीच घूमता रहा और किसी को भी क्लियर टारगेट नहीं मिल रहा था। पफ पफ, उसने 2 और सोल्जर्स के एंकल्स काट डाले और वहां केओस फैल गई। एक एलियन सोल्जर गिर पड़ा, दूसरा घुटने टेक गया। झंगी ये सब ऊपर से देख रहा था और चेंग ले की ब्रेवरी देखकर उसके मन में रिस्पेक्ट पैदा हुई। झंगी ने कुछ सोचा, फिर व्हाइट आउल निकाला और उन सैनिकों को टारगेट किया जिनके क्रिटिकल पॉइंट्स बिना आर्मोर के खुले थे। जब 3 आंखों वाले सैनिकों का पूरा ध्यान चेंग ले पर था, झंगी ने चुपचाप एक एक करके उन्हें शूट करना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके भौहों के बीच, कनपटियों में और गर्दन की धमनियों को टारगेट किया। कुछ ही मिनटों में एक एक करके वो सारे सैनिक जमीन पर गिरने लगे। उन्हें यह तक समझ नहीं आया कि हुआ क्या। काम खत्म करते ही झंगी वहीं से गायब हो गया। 3 आंखों वाले सैनिकों का यह सफाया बस एक छोटा सा रिटेलिएशन था। पूरे नैश नेशन में ऐसे हजारों सोल्जर्स हैं। झंगी बस चेंग ले की मदद करना चाहता था, बिकॉज ही रिस्पेक्टेड हिज करेज। अब उसे क्वाइटली निकलना था ताकि आसपास का शोर शराबा और लोग उसे डिटेक्ट न कर पाए। जब ले को लगा कि वो खुद को मारने के लिए पूरी तरह रेडी है, तो वो इस बात से शॉक्ड रह गया। सारे 3 आंखों वाले सैनिक ऑलरेडी डेड थे। 3 आंखों वाले लोगों की चीखें गूंज रही थी और अब वो सब ले को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो खुद कोई मॉन्स्टर हो। ले की ब्रीदिंग तेज हो रही थी। उसे समझ आ गया कि जरूर कोई ह्यूमन उसकी मदद कर रहा है, लेकिन जब उसने कम्युनिकेशन डिवाइस पर कॉल करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं मिला। लगता है बाकी सब लोग छुप चुके हैं। इस रियलाइजेशन ने उसके सीने में गिल्ट भर दिया। अगर हम थोड़ा और सावधान होते तो शायद आज उसके भाई अब भी जिंदा होते। झंगी को भी ये पता था कि वो यहां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। ले ने आखिरी बार अपने गिरे हुए साथियों की ओर देखा, अपने दांत भींचे और फिर एक सुनसान गली की तरफ दौड़ गया। नेक्स्ट फ्यू डेज झंगी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो बस क्वाइटली नैश नेशन के अंदर के सिस्टम और चेंजेस को ऑब्जर्व करता रहा। ये एक 3 आयामी साम्राज्य है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई नहीं, ऊंचाई में भी बसा हुआ। झंगी ऊपर वाले हिस्से में था, नैश नेशन के ऊपरी वर्ग में। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, लोगों की क्लास और कंडीशन खराब होती जाती है। शुरुआत में झंगी को ह्यूमंस के हालात पर अफसोस हुआ, लेकिन जब उसने शी से सुना कि नीचे तो लोग लिटरली सुअरों की तरह बाड़ों में बंद होते हैं, उन्हें खाने में वेस्ट या गंदगी दी जाती है, तो वो और भी डिस्टर्ब हो गया। लेकिन ऊपर की क्लास थोड़ी बेटर थी। कुछ इंसानों को अच्छा दिखने की वजह से पेट बना लिया गया था। हां, आजादी नहीं थी, लेकिन कम से कम खाना, कपड़ा और शेल्टर गारंटीड था। शी चाहती थी कि झंगी उसके कुछ इंसानी दोस्तों से मिले,
लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने शी को स्ट्रिक्टली कहा, किसी को मेरे बारे में मत बताना, वरना मैं चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। शी उसे स्वर्ग से आया देवदूत मानती थी, तो वो उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। अब झंग यी जानता था कि देरस्वेर बाकी लोग भी यहां टकराव में फंसेंगे। झंग वायु, गांव चंगकोंग, राउंड टेबल नाइट्स। जब ये लोग नैश नेशन में घुसेंगे तो लोकल पावर के साथ उनका टकराव इनएविटेबल था। इसलिए झंग यी को पहले से इस सिस्टम की ताकत और वीकनेस को असेस करना था। बाकी समय में वो ऊपर आकाश में मंडराते सेक्रेड सोल टेम्पल को ऑब्जर्व करता रहा, जो कि पत्थर के सस्पेंडेड ब्रिजेस से टिका हुआ था। उसे यकीन था वहीं पर राजा रहता है और वहीं होंगी इस देश की सबसे सीक्रेट डिवाइन चीजें। झंग यी की सोच सही निकली। जल्द ही झंग वायु और बाकी लोगों की अराइवल ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। संगजिया टेम्पल से आए लोग सबसे ज्यादा उग्र थे। उन्होंने यहां की हालत देखी और फिर नैश नेशन के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया। यही रीजन था कि जब झंग यी पहली बार यहां आया तो उसने सोल्जर्स को चारों तरफ गश्त करते देखा था। अब उसे यह भी महसूस हुआ कि उसकी करंट पावर इप्सिलॉन लेवल तक पहुंच चुकी है। चैप्टर 1375 द प्रिंसेस वेडिंग। अगले कुछ दिनों तक झंग यी ने पूरा समय फूल की गुफा में बिताया, क्वाइटली नैश देश के अंदर के क्रीचर्स और उनकी व्यवस्था को ऑब्जर्व करते हुए। वो चुपचाप इधर उधर घूमता रहा और अब तक इस प्लेस की बेसिक मैपिंग कर चुका था। सेक्रेड सोल टेम्पल को छोड़कर वो लगभग हर जरूरी जगह एक्सप्लोर कर चुका था। नैश कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, मैक्सिमम कुछ लाख लोग, लेकिन उनके ह्यूज साइज की वजह से फूड सप्लाई एक बड़ा इशू था। वे ज्यादातर अंडरग्राउंड रहने वाले कुछ जाइंट क्रीचर्स खाते हैं और ह्यूमंस तो उनकी डेली मील्स का जरूरी हिस्सा है। नॉर्मल 3 आंखों वाले लोग हर दिन मांस नहीं खा सकते। वे अक्सर सिर्फ एक खास ट्री से मिलने वाले फ्रूट्स पर सर्वाइव करते हैं। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और झंग यी को समझ नहीं आया कि अब आगे क्या किया जाए। नैश एक स्टेबलाइज्ड कंट्री की तरह लग रहा था। स्ट्रॉन्ग आर्मी, हाई लेवल एलियंस और एक खास हायरार्की। सेक्रेड सोल टेम्पल के करीब जाने का कोई आसान रास्ता नहीं था। और जब से बैरियल मास्टर और उनकी टीम यहां पहुंचे, उन्होंने लोकल आर्मी से कई बार टक्कर ले ली। नैश की पूरी मिलिट्री स्ट्रीट्स पर अलर्ट थी। 3 आंखों वाले सैनिकों की गश्त हर जगह दिखाई दे रही थी। झंग यी ने भौहें सिकोड़ ली। क्या ये सब बस ह्यूमंस को लेकर इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं? तथाकथित ह्यूमन सोल्जर्स उनके लिए इनसिग्निफिकेंट पेस्ट्स थे। एक ट्रेंड 3 आंखों वाला सोल्जर सैकड़ों ह्यूमंस को अकेले निपटा सकता है। तभी हुआ ने झंग यी को एक इंपॉर्टेंट जानकारी दी। महाराज, राजकुमार की शादी होने वाली है, इसलिए वो डिवाइन रिलीजन के दूतों को लेकर इतना अलर्ट है। उसे डर है कि शादी में कोई डिसरप्शन न हो जाए। झंग यी हल्का सा मुस्कुराया। ओ, ऐसा है क्या? क्या ये एक संयोग है? हुआ ने आगे बताया। 3 आंखों वाले लोग लगभग 300 साल तक जीते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार शादी करते हैं और इस शादी के बाद राजकुमार को किंग का सिंहासन भी मिल जाएगा। इसलिए पूरा देश इसे बहुत सीरियसली ले रहा है। उसकी ब्राइड है ग्रैंड ड्यूक गरु की बेटी मिस झेनासो, बहुत हाई स्टेटस वाली है। झंग यी को अचानक याद आया, जब वो नैश में पहली बार आया था तो उसने स्ट्रीट्स पर कुछ डेकोरेशंस देखे थे। रेड सिल्क, ब्लैक व्हाइट फैब्रिक हर तरफ। अब उसे समझ आया कि ये सब उसी शादी के लिए हो रहा था। उसने हल्के से आंखें सिकोड़ी। प्रिंस की शादी? हाँ। झंग यी क्लियरली समझ गया कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो खुद कोई रिस्क लेने नहीं जा रहा था। अब वो पहले जैसा इम्पल्सिव नहीं रहा, पर हां, वो जानता था कि झंग वायु, गाओ चंगकोंग और बाकी लोग इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। शायद कुछ इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने को मिले। उसने ऊपर छत की ओर देखा, जहां सेक्रेड सोल टेम्पल खड़ा था, और मन ही मन कुछ कैलकुलेशंस करने लगा। कुछ दिन बाद
वो दिन आ गया, प्रिंस की शादी का दिन। पूरे नए नेशन को चमकदार रंगों और रोशनी से सजाया गया था। अंडरग्राउंड वर्ल्ड होने के कारण यहां ब्राइट कलर्स बहुत रेयर होते हैं, इसलिए फेस्टिव ओकेजन पर लोग लाल, सफेद और काले रंग का बोल्ड यूज करते हैं। झंग यी और हुआ भी बाहर आए। उन्हें क्यूरियोसिटी थी कि अंडरवर्ल्ड में शादी कैसे होती है। प्रिंस की शादी नयेश में सबसे ग्रैंड इवेंट था। देश के कोने कोने से लोग शामिल होने आए थे। पूरे शहर में हर तरफ उत्सव का माहौल था। ऊंची इमारतों और सड़कों पर लोग लाठियां, चाकू और कांटे लहरा रहे थे, खुशी से झूम रहे थे, जैसे किसी युद्ध जीत का जश्न मना रहे हों। झंग यी ने हुआ को लिया और शहर के एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया, जहां से वो पूरा सीन क्लियर देख सकता था। अब वे बस इस ग्रैंड सेरेमनी के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। सिस्टम के हिसाब से समय लगभग शाम 6 बजे था, लेकिन क्योंकि नयेश एक अंडरग्राउंड देश था, यहां दिन रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आसमान हर समय बैंगनी धुंध से भरा रहता था, जो पूरे देश को एक एरी ग्लो देता था। झंग यी का ध्यान अचानक एक धीमी पर भारी सी आवाज की तरफ गया। दूर से एक शाही ब्यूगल बज रहा था। उसने देखा कि एक ग्रैंड प्रोसेशन नयेश के ऊपरी लेयर के स्टोन ब्रिज पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यह पत्थर का पुल 10 किलोमीटर से भी लंबा था, पर चौड़ाई बस कुछ दर्जन मीटर। हजारों भारी खंभों पर टिका हुआ था। नीचे डेंस काले धुएं का अबिस, जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं। म्यूजिक में कई अजीब इंस्ट्रूमेंट्स शामिल थे। हवा में बजती धुनें पूरे शहर में गूंज रही थी। धुंध के बीच से एक भव्य लाल अम्ब्रेला दिखाई दी, जिसे कई 3 आंखों वाले लोग लेकर चल रहे थे, और उनके पीछे स्लोली आ रही थी एक मैसिव पैलेंक्विन पालकी। झंग यी की नजर सीधे उस भीमकाय पालकी पर गई, जिस पर बैठी थी आज की ब्राइड, ग्रैंड ड्यूक गरु की बेटी झेनासो। झंग यी को पहली बार विशाल शब्द का सही मतलब समझ में आया। उसने लाल काले रंग की भारी शादी की ड्रेस पहनी थी, चेहरा किसी सफेद चमकती चीज से पुता हुआ, और होंठ खून जैसे लाल। भले ही वो पालकी में बैठी थी, लेकिन उसका बॉडी साइज 10 मीटर से ज्यादा था, इतनी बड़ी कि दर्जनों अजीब छोटे जीवों को उसे उठाने में दिक्कत हो रही थी। सारा माहौल जश्न जैसा लग रहा था, पर झंग यी को डीप अंदर से कुछ असहज महसूस हो रहा था। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है? तभी स्टोन ब्रिज के दूसरी तरफ से दूसरी प्रोसेशन भी आती दिखाई दी। शुरुआत में दोनों पक्षों का म्यूजिकल रिदम एक जैसा था, फिर अचानक टेम्पो बदल गया। धीमी भव्य धुन से एकदम तेज और उन्मादी बीट्स में। हाय! पूरे नए देश में एक जोरदार चीयर उठी, और इसी पल हुआ के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसने डरते हुए झंग यी की बाह पकड़ ली और कांपते होठों से फुसफुसाई, जल्दी करो, भागो। झंग यी चौंका। क्यों? हुआ क्या हुआ? हुआ की आवाज टूटती हुई निकली। पूरे शहर का रक्त बलिदान। झंग यी की आंखें एकदम सिकुड़ गई।